नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज मैं आपको एक ऐसी खबर की तरफ ले चल रहा हूं जिस पर खामोशी छाई हुई है, बहुत कम बात हो रही है और इसी महीने की खबर है नवंबर 2025 की। 25 से 27 नवंबर 2025 तक जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका परीक्षण होना था। तय था, बिल्कुल नोटाम जारी हो गया था। नोटिस टू एयरमैन कहते हैं, नोटाम जारी हो गया था, सब कुछ था। 22 तारीख को ही नोटाम जारी हो गया था और उसके बाद 24 तारीख को अचानक भारत सरकार ने यह कैंसिल कर दिया, सेना ने यह कैंसिल कर दिया कि ब्रह्मोस का परीक्षण नहीं होगा। आखिर यह क्यों हुआ? हुआ इसलिए क्योंकि उस एरिया में चाइना के 3 जहाजों का पता चला। शीयान 6, शेन हाई यी हाओ, लान हाई 201। कहा गया कि ये रिसर्च के लिए जहाजें हैं, पानी में जो जहाजें हैं वो रिसर्च के लिए जहाजें हैं। लेकिन भारतीय सेना को समझ में आया कि ये रिसर्च तो बहाना है, असल चीज है भारत की जासूसी। और भारत की सेना को यह डर था कि अगर हम ब्रह्मोस का यहां पर परीक्षण करते हैं तो जासूसी का जो ये जासूसी के लिए जो पूरा जाल बिछाया है चाइना ने, उसके चलते हमारी जानकारी पहुंच जाएगी चाइना के पास और ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी एक शानदार मिसाइल हमने बनाई है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है, उसकी टेक्निक चाइना के पास पहुंच जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसे ही कहा गया है कि किसी वजह से कैंसिल हुआ, लेकिन इसके पीछे यही माना जा रहा है कि चीन के जो 3 रिसर्च प्रोजेक्ट वहां पे गए थे, जो पानी की जहाजों को उन्होंने कहा था कि रिसर्च के लिए हैं, वो दरअसल हमारी जासूसी के लिए हैं। यह खबर बड़ी क्यों है? यह खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि चाइना लगातार भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। आप जानते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस पर जो अमेरिकन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था। उसमें साफ साफ बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इस्तेमाल किया गया सारा का सारा चाइना का हथियार और बेसिकली उनका पहली बार परीक्षण हुआ कि वो कितने काम के हैं, कितने नहीं। 80% हथियार जो पाकिस्तान खरीदता है वो चाइना से खरीदता है और एक तरह से ये जो 4 दिन की जंग थी या जंग जैसे हालात थे, ये चाइना के हथियारों के परीक्षण के लिए काम आए। इधर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उस समय भी उसने ये बयान दिया था। और उधर लगातार जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उसके बारे में चाइना के उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। चाइना की नजर अरुणाचल प्रदेश और तमाम सारी जगहों पर बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर मैं एक बात बता दूं, आगे वो किस्सा भी बताऊंगा जिससे ये बात अभी आगे ज्यादा बढ़ी है। दरअसल जब मैकमोहन लाइन बनी थी तो चाइना ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। चाइना अंग्रेजों के साथ उस समझौते में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए तिब्बत के साथ समझौता किया गया था। अरुणाचल प्रदेश को लेकर तब भी कंफ्यूजन था और चाइना उसी को अब तक चलाता है और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्लेम करता है। तो बीमारी तो अंग्रेजों के समय की दी हुई है, लेकिन झेलना हमें पड़ रहा है। और आश्चर्यजनक यह है कि चाइना को लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी या फिर हमारे रक्षा मंत्री, जो कभी सिंध लाने की बात करते हैं, कभी पीओके लाने की बात करते हैं, पाकिस्तान तो सबकी जबान पर चलता रहता है। हालांकि दिल्ली विस्फोट के बाद पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया गया है, लेकिन चाइना का नाम लेने से पता नहीं क्यों हमारे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे बाकी भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स तक, चाइना का नाम नहीं लेते हैं। पता नहीं क्यों चाइना से डरते हैं। बहुत हुआ तो क्या हुआ, टिकटॉक बैन कर दिया गया था, चाइना की कुछ चीजें बैन कर दी गई थी, लेकिन हालत यह है कि हमारे यहां जो खाद भी आती है, एनपीके जो आती है, वो भी चाइना से आती है। चाइना के साथ न केवल हर तरह का व्यापारिक संबंध जारी रखा गया है, बल्कि चाइना के बारे में एक शब्द बोलने से भी हमारा सिस्टम झिझकता है। अभी जो मामला है वो अरुणाचल प्रदेश का मामला है। पहला मामला तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण होना था, वो परीक्षण हमको रोकना पड़ा क्योंकि चाइना उसकी जासूसी की कोशिश कर रहा था। दूसरा मामला, जो बड़ा मामला है, वो भारतीय नागरिक से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है, प्रेमा वांगजाम थोंगटोक। ये लंदन से जा रही थी जापान और चाइना में इनका लेओवर था। जो लोग इंटरनेशनल यात्राएं करते हैं उनको लेओवर के बारे में पता है। कई बार डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होती हैं, तो आपको अगर यूरोप में कहीं जाना है तो आप यहां से इस्तांबुल जाते हैं, इस्तांबुल से 2 घंटे बाद आपको फ्लाइट या 4 घंटे बाद आपको फ्लाइट मिलती है। इसको लेओवर कहते हैं।
तो इनकी चाइना में लेओवर थी और उसके बाद चाइना से इनकी जापान की फ्लाइट थी। अब चाइना में बीजिंग में इनको रोक लिया गया, इनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया, घंटों इनको परेशान किया गया। कहा यह गया कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है और आप अगर उस इलाके में रहती हैं तो आपके पास चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए। उनका मजाक उड़ाया गया, उनको परेशान किया गया, उनकी जापान की फ्लाइट छूट गई और कई घंटों बाद जब भारत के सिस्टम को पता चला, हस्तक्षेप हुआ, सब कुछ हुआ, तब जाके उनको छोड़ा गया, उनका पासपोर्ट वापस किया गया। यानी हमारे देश का, अरुणाचल प्रदेश का एक नागरिक बीजिंग में परेशान किया जाता है, इस बात के लिए परेशान किया जाता है कि उसके पास अरुणाचल प्रदेश में चूंकि वो रहता है तो चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए, भारत का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर लगातार अपना दावा करता रहा है, लगातार यह कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। अब जाहिर है कि भारत सरकार ने इस पर काफी कहा सुना, काफी कुछ इस पर हस्तक्षेप किया गया, इस पर आपत्ति जताई गई कि आपने हमारे नागरिक को रोका। ये कई सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके अनुरूप नहीं है। उन इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से हमारे नागरिक को परेशान नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन बजाय अपनी गलती मानने के चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में साफ साफ अरुणाचल प्रदेश को सो कॉल्ड कहा, यानी कथित अरुणाचल प्रदेश, और यह कहा कि भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है उसको चाइना मान्यता नहीं देता है, वो चीन का हिस्सा है और चीन ने उसका जो अलग नाम रखा है वो बताया। दरअसल इंटरनेशनली एक कन्वेंशन है, एक समझौता है जिसको शिकागो एंड मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कहते हैं। इसके तहत आप अगर किसी देश से गुजर रहे हैं, ले ओवर है आपका, तो आपको इस तरह की चीजों पर, जो विवादित चीजें हैं, इस पर आपको परेशान नहीं किया जा सकता। लेकिन चाइना ने इसकी कोई चिंता नहीं की। चाइना की हालत इस समय यह है कि वो अमेरिका की चिंता नहीं कर रहा है, तो यहां भारत की चिंता क्या करेगा जिसके नेता चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। चाइना ने उसकी कोई चिंता नहीं की और जबरदस्त तरीके से परेशान किया उस महिला को। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने साफ साफ कहा कि यह भारत की संप्रभुता का सीधा अपमान है और यह अभूतपूर्व तो है क्योंकि इसके पहले कभी अरुणाचल प्रदेश के किसी नागरिक को चाइना में इस बात के लिए परेशान नहीं किया गया था। चाइना अरुणाचल प्रदेश का एक अलग नाम रखता है, कई बार पहाड़ों का नाम बदल देता है, कई बार नदियों के नाम बदल देता है, नहरों के नाम बदल देता है, लेकिन यह सब कागजी कार्रवाई होती है। किसी बंदे को, किसी नागरिक को परेशान अभी तक नहीं किया गया था। इस बार चाइना ने सारी हदें पार कर दी हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश की महिला यात्री थी प्रेमा वांगजाम थांगटक, इनको परेशान किया गया। बीजिंग हवाई अड्डे पर इनको घंटों रोक कर रखा गया और इसके बावजूद चीनी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है माओ निंग, वो कहती हैं प्रेमा के साथ कोई दुर्व्यवहार और हिरासत की बात नहीं की गई और यह सारा कुछ कानून और नियम के हिसाब से किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जांगनन है। जांगनन का मतलब होता है साउथ तिब्बत, यानी तिब्बत का हिस्सा है। यह बात आप जानते हैं कि तिब्बत को चाइना ने अपना हिस्सा बना लिया है, वो अपने नक्शे में क्लेम करता है, यह सारा कुछ आप जानते हैं। और चूंकि तिब्बत का दावा था अरुणाचल प्रदेश पर, तो वो इसी दावे के आधार पर अरुणाचल प्रदेश को अपना प्रदेश बताता है, भारत का हिस्सा नहीं मानता है। अब जाहिर है भारत सरकार ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का अविभाज्य और अभिन्न हिस्सा है। यह पुरानी कहानी है। इसके अलावा भी चाइना कई हरकतें कर चुका है जिस पर भारत सरकार लगभग खामोश रही है। मैं 4 सितंबर 2020 की एक घटना बता रहा हूं जब अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से 5 लोगों को उठा लिया गया था चाइना की सेना द्वारा। इनका नाम था नोच सिंकम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू ईबिया, तनु बाकर और नगारू डिरी। इनको 4 सितंबर 2020 को मैंने आपको बताया कि चीनी सेना के जवानों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। ये जो लोग थे वो भारतीय सेना के लिए पोर्टर और गाइड का काम करते थे। इनको 8 दिन तक चाइना ने अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद जाकर वापस किया। ऐसे ही जनवरी 2022 में 17 साल के मीराम तारोन को अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के लुंगटा जोर इलाके से चाइना के जवानों ने उठा लिया था, उसका अपहरण किया था। उनके दोस्त भी साथ में थे, जॉनी यापिंग।
जॉनी यापिंग बचकर निकल गए, लेकिन इनको उठा लिया गया था। यह मामला तो बीजेपी के जो सांसद हैं तापिर गाओ, उन्होंने उठाया था और उसके बाद राहुल गांधी का बयान था कि मोदी सरकार चीन के खिलाफ सख्त रुख नहीं अपना रही है। यह घटना उसी क्षेत्र में हुई थी जहां 2018 में चीन ने 3 से 4 किलोमीटर सड़क बनाई थी भारत के इलाके में। तो चाइना अपनी हरकतें लगातार बढ़ाता जा रहा है। 2 घटनाएं मैंने आपको बताई, अपहरण करने की। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलने के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। पहली बार इसी सरकार में हुआ, मोदी सरकार के पहले कभी यह नहीं हुआ था। 13 अप्रैल 2017 को अरुणाचल के 6 जगहों के नाम उसने बदल दिए। 30 दिसंबर 2021 को अरुणाचल के 15 जगहों के और नाम बदल दिए। 2 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के 11 और जगहों के नाम बदल दिए। 11-12 मई 2025 को अरुणाचल के 27 स्थानों का नाम बदल दिए। लेकिन भारत सिर्फ औपचारिक विरोध दर्ज कराने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनसे चाइना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी है, उससे हम लड़ाई कैसे करेंगे? पाकिस्तान से आप लड़ाई करेंगे, देश के अंदर हिंदू मुसलमान करेंगे आप, लेकिन चाइना जो इतना बड़ा खतरा है उसके सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब हम लोग जवान हो रहे थे, राजीव गांधी जी का वक्त था, उस समय पत्रिकाओं की हेडलाइंस छपती थी, विदेशी पत्रिकाओं के कवर छपते थे कि भारत और चीन में आगे कौन निकलेगा। हम चाइना के कंपटीशन में थे, चाइना हमारी बराबरी में था। लेकिन आप देखिए 10 से 12 साल के अंदर स्थिति यह हो गई है कि हम चाइना के करीब भी नहीं माने जा रहे हैं। चाइना हमसे आगे निकल गया है। पाकिस्तान जैसा मुल्क हमको धमका रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि केवल एयर पर हमारा मुकाबला है, बाकी तो हम बराबर हो चुके हैं। चाइना की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, चाइना दुनिया भर का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। अमेरिका को आराम से वो लाल आंख दिखा लेता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप कुछ ऐप बैन कर देते हैं, कभी दिवाली पे चाइनीज झालर का बहिष्कार चला देते हैं। अरे भाई, ये बहिष्कार किस काम का है जब चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल से लेके खाद तक आप खरीद रहे हैं, जब चाइना के सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि चाइना के साथ अगर किसी एक मुख्यमंत्री के सबसे अच्छे रिश्ते रहे हैं तो वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के हैं। मुख्यमंत्री के रूप में चाइना के उन्होंने ढेरों दौरे किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चाइना गए। चाइना के प्रीमियर को भारत बुलाया गया, भारत में झूला झुलाया गया। ऐसी ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी चाइना के प्रीमियर के साथ कि ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी चाइना के सामने झुके हुए हैं और चाइना से कैसे भी रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। लेकिन बदले में मिला क्या? कम से कम चाइना के मामले में नरेंद्र मोदी की पॉलिसी बुरी तरह से फेल हुई। चाइना कभी हमारा दोस्त बनकर नहीं उभरा। 1962 को 50 बार याद करते हैं। उस समय हमारी नई सेना थी और मान लिया नेहरू की गलती थी। भारत उस युद्ध में हारा, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद कई बार चाइना को भारत ने चोट पहुंचाई, राजीव गांधी के समय में, और भी कभी डिटेल में बता दूंगा। लेकिन 2011 के बाद जो ये मजबूत सरकार बनने की बात की गई, ताकतवर बनने की बात की गई, घर में घुसकर मारने की बात की गई, ये सब कुछ क्या केवल पाकिस्तान के लिए था? हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको कितनी कामयाबी मिली, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन आज ये खतरा लगातार बड़ा हो रहा है। दक्षिण एशिया में चाइना लगातार मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं ही, लंका के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं। नेपाल भारत की जगह चाइना के बहुत करीब गया है। मैं गया था काठमांडू और घूम रहा था, वहां चाइनीज और जापानीज सीखने वाले छात्रों के लिए इतनी कोचिंग खुली है कि मुझे भी आश्चर्य हुआ। लगातार वहां के लोग चाइना जाने की कोशिश कर रहे हैं या चाइना जा रहे हैं। चाइना वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है। मैंने कई सारे प्रोजेक्ट देखे जो चाइना द्वारा कराए जा रहे थे। तो नेपाल के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हो चुके हैं। भूटान के साथ उसके रिश्ते अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद जो नई सरकार है वो चाइना के ज्यादा करीब है। मालदीव्स के साथ चाइना के रिश्ते अच्छे हुए हैं। इधर मिडिल ईस्ट में आप देखिएगा, एक जमाने में मिडिल ईस्ट के अंदर भारत की कितनी इज्जत थी। ईरान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे, अरब के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे, और भी मुल्कों के साथ रिश्ते अच्छे थे। आज हालत यह है कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया कि अगर पाकिस्तान पे कोई आक्रमण होता है तो वो सऊदी अरबिया पर आक्रमण माना जाएगा। चाइना लगातार मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप चाहे ओमान में जाइए, चाहे सऊदी अरबिया में जाइए, चाहे दुबई में जाइए, चाहे आप कहीं जाइए, आपको चाइना के
बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट दिखाई देंगे। अफ्रीका में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान के साथ चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं और आपने इजराइल के चक्कर में सबसे रिश्ते खराब किए हुए हैं। इजराइल की हालत यह है कि वो आपको जहाज तो देता है, मिसाइल तो देता है, लेकिन सोर्स कोड नहीं देता, टेक्नोलॉजी नहीं देता। और आपकी किस मुश्किल में इजराइल आपके साथ खड़ा हुआ है ये तो आपको ही पता होगा। तो चाइना का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ढाई तरफ से आप कह सकते हैं कि मुश्किलात से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ चाइना, नीचे श्रीलंका है। और श्रीलंका कम से कम भारत के लिए कोई खतरा नहीं है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ढाई तरफ से तो आप घिरे हुए हैं। और खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट का जो मसला है वो बहुत नाजुक मसला है। 1972 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था इंदिरा गांधी ने, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि पाकिस्तान दो तरफ से आपसे हमला ना कर पाए। ऐसा ना हो कि ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से हमला कर दे और उधर चाइना भी हमला करे और नॉर्थ ईस्ट हमसे कट जाए। और आज कंडीशन यह है कि वही चीज दोबारा हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, ऊपर चाइना। आप डायलॉग पर डायलॉग दे रहे हैं, लेकिन आपके सेना के अफसरों के बयान है कि आर्मी को, एयरफोर्स को जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो टेक्नोलॉजीज नहीं मिल रही हैं। लोगों की कमी है, हथियारों की कमी है। सड़कों पर हिंदू मुसलमान करके और मोदी जी की तस्वीरें लगा लगा के ये माहौल बनाया जाता है कि देश का बड़ा विकास हो रहा है और देश बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन हालत यह है कि 80 सालों में पहली बार ऐसा होता है कि हमारे एक नागरिक को बीजिंग के अंदर अपमान झेलना पड़ता है। उससे कहा जाता है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है और तुम चाइना का पासपोर्ट क्यों नहीं अप्लाई करते हो। हमारे एक प्रदेश की जगहों के नाम बदलने के दावे करता है चाइना, हमारे लोगों का अपहरण करता है और हमारी सेना को ब्रह्मोस का परीक्षण रोकना पड़ता है क्योंकि यह डर शायद था कि कहीं चाइना उसकी जासूसी न कर ले। सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं कि देश मजबूत हुआ है कि कमजोर। सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि मोदी जी की जो नीति है, विदेश नीति है, वो कितनी सफल हुई है, कितनी विफल। सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं कि ये जो अपमान हुआ है अरुणाचल प्रदेश की नागरिक का, क्या वो देश का अपमान नहीं है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।